नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर जो 5 है सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हैं जो इसके सोल्व कर चुके हैं हिंदी अनिवार्य के, और हिंदी साहित्य की भी 6 मॉडल पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं और बाकी के सब्जेक्टों के एक-एक मॉडल पेपर सोल्व किए हैं। जल्द ही संपूर्ण जो मॉडल पेपर हैं सभी विषयों के अपलोड किए जाएंगे। आप सभी लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और जिन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनकी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा, और प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपकी जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है। 29 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं और 13 मार्च को हिंदी अनिवार्य का जो आपके पेपर होने वाला है। दोस्तों, इन्हीं पेपरों जो मॉडल पेपर है संजीव डेस्क वर्क के, इन्हीं में से आपका 70 से 80% तक क्वेश्चन है हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए इन पेपरों को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़िएगा और गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि आपके ही एग्ज़ाम के अंदर जो यही पेपर है जो बहुत जो कारगर होने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो इसलिए आप सभी लगातार जुड़े रहें। पिछली बार भी हमारे द्वारा बेहतर तैयारी करवाई गई थी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अलग से प्रैक्टिस सेट लेकर के अलग से वीडियो बनाए गए थे इन संजीव डेस्क वर्क के अलावा, जिसमें से लगभग 70 से 80% तक है जो प्रश्न हूबहू पेपरों के अंदर देखने को मिले थे। इसलिए इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर परिणाम है जो देखने को मिले। इसलिए आप सभी है जो हमसे लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इन वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का बहुत जो है फ़ायदा मिल सके, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है मॉडल पेपर 5 का, जिसमें पूछा गया है उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य है। यानी बहुत चयनात्मक क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो एक खंड एक के अंदर जो पूछे जाएंगे, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं। तो ये सरल ही होते हैं, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। इसमें तो आपको एग्ज़ाम के अंदर 1-2 करके जो टीचर होते हैं वो भी बता सकते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल है, उन्मादों में अवसाद का तात्पर्य। उग्रता में विषाद, आलस्य में शांति, प्रेम के पागलपन में विषाद, दुखों में विषाद। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, यानी प्रेम के पागलपन में विषाद जो अवसाद का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, अपाहिज व्यक्ति मीडिया कर्मी के प्रश्नों के उत्तर जो क्यों नहीं दे पाता है। वह अपने अपाहिजपन को दूर करवाना नहीं चाहता। उनके प्रश्नों के उत्तर है अटपटे हैं, और वह सोचता है वह ये मेरा मजाक बना रहे हैं, और अपनी अपाहिजता को किस भाव में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा कि वो अपनी अपाहिजता को है वो किस भाव में व्यक्त करें। अगला हमारा तीसरा सवाल है, मुझे बांध निज माया से, पंक्ति में बगुले अपनी माया से कब बांधते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हौले हौले उड़ने पर, या मंद मंद उड़ने पर, सने सने उड़ने पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 4 नंबर सवाल है हमारा कि अंबेडकर जी ने किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अथक संघर्ष किया है। मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में, राजनीति निष्क्रिय भूमिका, और शोषक वर्ग बढ़ाने में सक्रिय, और अछूतोदार जो में निष्क्रिय भूमिका। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ए ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने में। 5 नंबर सवाल है हमारा, वनस्पति शास्त्र के मतानुसार शीरीष का पेड़ किस श्रेणी का पेड़ है। वायुमंडल में अपना रस खींचता है, वायुमंडल से रस खींचता है, धरती से अपना रस खींचता है, मानव द्वारा सिंचित जल से रस खींचता है, देवों से अपना रस खींचता है। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी वायुमंडल से ये जो अपना रस है वो खींचता है। फिर है हमारा सवाल अगला 6 नंबर, मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लोक कलाओं की, ग्रामीण विकास की, शहरी विकास की, धार्मिक
कार्यों की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का बी ए ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कलाओं की जो मनुष्य के साधना है वो जीवन सौंदर्य के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है लोक कलाओं की। अगला 7 नंबर सवाल है, ये हैं सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती पंक्ति में अलंकार निहित है, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा 7वें नंबर का आंसर। तो यहाँ पर 7वें नंबर का ऑप्शन जो बे संदेह अलंकार है वो यहाँ पर हो जाएगा। अगला 8वां सवाल है, परिविलेज शब्द का सब पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर विशेषाधिकार, परिवीक्षा, लोकहित, शरणार्थी। तो यहाँ पर जो विशेषाधिकार है परिविलेज शब्द का पारिभाषिक शब्द है। अगला 9 नंबर सवाल है हमारा, समाचार की कौन सी परिभाषा उपयुक्त है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। अगला 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जिसमें किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है और अंतिम है उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन है जो समाचारों की जो परिभाषाएं हैं। अगला 10वां सवाल है, सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है? एंकर बाइट के रूप में, ड्राई एंकर के रूप में, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, एंकर पैकेज के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है हो जाएगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में है। जो सबसे पहले कोई भी बड़ी खबर होती है वो दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। किसके द्वारा पहुँचाई जाती है? काफ़ी मोस्ट सवाल है। तो ये फ्लैश या बैंकर न्यूज़ के रूप ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में है जो सबसे पहले दर्शकों तक है जो न्यूज़ है पहुँचाई जाती है, खबर पहुँचाई जाती है। अगला 11वां सवाल है हमारा, यशोधर बाबू के मतानुसार वेडिंग एनिवर्सरी किन के चौंचले हैं? तो आधुनिक लोगों के, गोरे लोगों के, रूढ़िवादी लोगों के और ड ऑप्शन है भारतीयों के। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बे ऑप्शन यानी गोरे लोगों के। अगला 12वां सवाल है, लेखक के मन में अंदर ही अंदर क्या विचार चलते हैं? पढ़ जाऊंगा तो नौकरी नहीं लगेगी, खेती हमें जो गड्ढे में धकेल रही है, धंधा कारोबार नहीं करूंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर बे ऑप्शन है खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे एबीसीडी यानी बहुचयनात्मक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। अब हमारा दूसरा सवाल है रिक्त स्थानों से रिलेटिव। तो रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान है हमारा, प्रोबेशन शब्द का हिंदी अर्थ है। तो प्रोबेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? परिवीक्षा। क्या हो जाएगा? परिवीक्षा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। परिवीक्षा शब्द है तो याद कर लीजिएगा प्रोबेशन। दूसरा रिक्त स्थान है, काव्य का सौंदर्य केवल वर्णों या शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से बढ़ जाने पर। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा रिक्त स्थान के अंदर आएगा? शब्द अलंकार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अगला तीसरा रिक्त स्थान है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति कौन सी आएगी? यहाँ पर आएगी अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी आएगी? अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पर तीसरा में ऑप्शन में आ जाएगी। अगला हमारा 4 नंबर रिक्त स्थान है, जिसमें शब्द के लक्षण प्रकट होते हैं किंतु वास्तविकता नहीं होती, वह शब्द शक्ति कहलाती है। रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा? तो यहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति है जो होती है। अगला 5 नंबर रिक्त स्थान है, सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा एवं संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया। तो रिक्त स्थान की कौन सी भाषा कहते हैं? सामान्यतः आपसी जो बातचीत होती है, हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, उस भाषा को कौन सी भाषा में कहेंगे? तो यहाँ पर कहेंगे हम मौखिक भाषा। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। फिर हमारा 6 नंबर रिक्त स्थान है, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी रिक्त स्थान की जाती है भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति। रिक्त स्थान में आ जाएगा हमारा अभिव्यक्ति। फिर हमारा तीसरा सवाल है जो गद्यांश से रिलेटिव है। गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को हम पढ़ करके जो इसके रिलेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को इसी में से ढूंढ करके हमें आंसर लिखने हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये आप कर लोगे। और जो इसके आंसर क्वेश्चन आंसर है हम पढ़ लेते हैं। और
तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता कहाँ दिखाई देती है? तो जब हम यह गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम सीधा से ही इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भारत में प्राचीन काल में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय हुआ, फिर मुस्लिम और अंग्रेज संस्कृतियों से जो भारतीय संस्कृति में आदान प्रदान किया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला दूसरा सवाल है हमारा, मुश्किल शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो मुश्किल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मुश्किल। तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गद्यांश में जटिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मुश्किल, जटिल। ये फिर है तीसरा सवाल, भारतीय संस्कृति के समन्वय में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो भारतीय संस्कृति में समन्वयशीलता अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना आपा न खो बैठना चाहिए। यह इस बात का है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति की समस्या कब जटिल हो जा गई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति की समस्या है जो जटिल हो गई। अगला 5 नंबर सवाल है हमारा, पुराने जमाने में किसका समन्वय उत्तम रीति से था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पुराने में जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति में समन्वय उत्तम रीति से था। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है, जो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा हमारा इस गद्यांश का, भारतीय संस्कृति का महत्व या फिर भारतीय संस्कृति का समन्वय। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है जो है पद्यांश से रिलेटिव। तो यहाँ पर पद्यांश से दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो ये दोस्तों जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं, इसको देख देख करके क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। सबसे आसान तरीका है नंबर अच्छे लाने के लिए। जिनको पासिंग मार्क्स लाना है उनके लिए ये बहुत जो कारगर होने वाले हैं। तो इनको एक बार अच्छी तरीके से मिलाना आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आपका 13 मार्च से जो हिंदी का एग्ज़ाम है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और राजनीति विज्ञान और इतिहास में अगर बेस्ट नंबर लाना चाहते हैं, 100 में से 100 तक का आपका टारगेट है, तो हमारे OR जाट ऐप पर नाम मात्र के शुल्क में आपको संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाकर के आप अच्छी तरीके से वो खरीद करके बेहतर तैयारी कर सकते हो। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर हम जो गद्यांश है पद्यांश है ये पढ़ लेते हैं। बहुत ही शानदार है जो कविता दी गई है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं ये नींद में सपने संजोना, दुख नहीं ये शीश पर गुरु भार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल फूल में उसको बनाने आया हूँ, फूल में उसको बनाने आया हूँ। ये जो एक पद्यांश दिया गया है कविता के रूप में, इसके आंसर जो क्वेश्चन आंसर है हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अरुण उदयचल सजाने से क्या आशय हैं? तो इसका आशय उत्तर हो जाएगा हमारा कि जिस प्रकार अस्ताचल के बाद उदयचल पर आभा फैलती है, उसी प्रकार जीवन में निराशा के बाद आशा का संचार करो, तभी जीवन में मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। फिर हमारा सवाल है दूसरा, कवि ने किसे सुख और दुख नहीं माना है? तो कवि ने यहाँ पर नींद में सुंदर सुखमय सपने देखना तथा चिंता से उत्पन्न दुख को कवि ने जो वास्तविक सुख दुख नहीं माना है। फिर तीसरा सवाल है, फूल और शूल से कवि का क्या आशय है? तो फूल का आशय सुंदर सुखमय स्थिति तथा शूल का आशय हो जाएगा अतीव कष्टदायक या बाधक स्थिति। फिर 4 नंबर सवाल है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, इसमें कवि ने किन लोगों पर आक्षेप किया है? तो इसमें कवि ने उन लोगों पर आक्षेप किया जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं और कोरी कल्पनाओं को जो सपनों में की दुनिया में खोए रहते हैं, सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, केवल सपने ही देखते हैं लेकिन वो वास्तविक रूप, हकीकत रूप से वो कर नहीं पाते हैं। यही जो इन्हीं लोगों पर ये जो व्यंग्य रचा है, ये बात कही है। अगला हमारा 5वां सवाल है, गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर होना, यानी
वास्तविक जीवन की जो बेखबर होना है उनको कि मालूम ही नहीं क्या क्या जी रहे हैं हम, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर है अगला कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो कवि लोगों को इसलिए जगाना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ये था हमारा खंड ए। अब खंड ब है जिसमें हमें 40 शब्दों के अंदर आंसर देने हैं, जहाँ पर हमारा 5वां सवाल है कि समाचार लेखन में लेखन और 6 ककार का संबंध बताइए। वेरी मोस्ट सवाल है, संबंध समाचार लेखन और 6 ककार का संबंध बताना है। तो समाचार लेखन के समय समाचार के मुकड़े यानी इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 जो पंक्तियाँ होती है उसमें आम तौर पर 3 या 4 ककारों के को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है और ये ककार है क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी और समापन के पहले बाकी 2 ककारों के से और क्यों का जवाब है दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होते हैं। ककारों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 ककार कौन-कौन से हैं, बताइए। अगला सवाल है गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, इसका आशय बादल राग कविता के आधार पर बताइए। तो कवि है जो बादल को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहता है कि बादल आकाश में बार बार गिरकर भी ऊंचाइयों का स्पर्श करते हैं, उनमें गर्जन तर्जन का तथा ऊपर उठकर वर्षा करने की होड़ लगी रहती है, वे क्रांति लाने के लिए भी तैयार हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है हमारा मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि मनुष्य की क्षमता है जो 3 बातों पर निर्भर करती है। तो ये कौन-कौन सी 3 बातें हैं? पहली हो जाएगी शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा हमारी जो बात हो जाएगी वो है सामाजिक उत्तराधिकार और अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता-पिता की जो कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन प्रयत्न आदि सभी उपलब्धियाँ तथा और तीसरा यहाँ पर आ जाएगी मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये जो 3 बातें हैं, इन बातों पर हम भीमराव अम्बेडकर जी ने जोर दिया है। अगला हमारा 8वां सवाल है, यशोधर बाबू धार्मिक कर्मकांडी नहीं थे, फिर भी किसकी प्रेरणा से बने? यशोधर बाबू धार्मिक व कर्मकांडी नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा अ, आप हमेशा जो है अपने सामने रखे और इसलिए जैसे-जैसे उम्र ढल रही वैसे-वैसे वे भी है जो किशनदास की तरह रोज मंदिर जाने लगे और संध्या पूजन करने लगे और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें हैं जो पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। अगला हमारा 9 नंबर सवाल है लेखक एवं माँ के साथ पिता की शिकायत करने पर दत्ताजी राव देसाई ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो लेखक और माँ दत्ताजी राव देसाई के घर पिता की शिकायत लेकर गए और माँ ने दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया कि दिन भर आज़ादी से गांव में घूमते रहे, इसलिए उन्होंने इस लड़के का जो पढ़ना है वह बंद करवा कर खेती में जोत दिया है। और ऐसा सुनते ही दत्ताजी राव चिढ़ गए और बोले कि आने दे उसे मेरे पास, मैं सुनाता हूँ उसे खरी खोटी, उसे तो मैं देख लूँगा। अगला हमारा खंड ब है जिसमें हमें खंड से जिसमें हमें 10 से 13 के क्वेश्चन के आंसर तो लिखने हैं 60 से 80 शब्दों के अंदर और 14 और 15 के आंसर लिखने हैं 100 शब्दों के अंदर। तो यहाँ पर 10वां सवाल है हमारा कि अ, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? और अथवा में है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत का साम्य चौकोर पन्ने से किस प्रकार बांधा है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम उड़ने और खिलने की कविता संबंध ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 टू 12 में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इससे हमारा जो हौसला है वो अधिक बढ़े ताकि आपके लिए अच्छी मेहनत है जो हम कर सकें।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा तितलियाँ उड़ती है और फूल खिलते हैं। इसी प्रकार कभी भी जो कविता रचना में कल्पनाओं भावनाओं की उड़ान भरता है, उसकी काल्पनिक उड़ान से कविता फूलों की तरह खिलती है और विकसित होती है। अतः उड़ने और खिलने से कविता का जो मनोगत उल्लास से अनुभूतिमय संबंध है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उड़ने से तात्पर्य कि परिश्रम करना। यदि हम परिश्रम करेंगे तो ही फूलों की तरह खिलेंगे और अपना हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आपका लक्ष्य है 11th-12th को इसमें के सबसे अधिक अंक है जो मुझे लाना है, मुझे टॉप करना है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और सपने जो अ, बड़े रखने होंगे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो वो होती है मेहनत। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही हम सबसे अच्छा कर सकेंगे। इसलिए आप सभी लगातार अच्छी मेहनत करते रहे। अब एग्ज़ाम के थोड़े ही दिन बचे हैं तो अ, दिन रात एक करके जुट जाइए अपनी तैयारी के अंदर। अगला हमारा सवाल है 11वां, जिसमें बताया गया लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में संकेत किया है कि कभी-कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क उत्तर दीजिए। और अथवा में दिया गया शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभवित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक अव्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर देख लेते हैं, ये 1 नंबर लेखक बाजार दर्शन पाठ। ये जो बाजार दर्शन पाठ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई मिस्टेक ना कर सको। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि हम लेखक के इस मत से सहमत हैं। बाजार की शक्तियाँ अर्थात मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से व्यापारी है जो मूल्य वृद्धि कर देते हैं और इस तरह जो मांग अधिक होने से दुकानदार शोषण और लूट पर उतर आते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में चीनी, प्याज एवं दालों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी कम मिल रहे हैं। इसका मूल कारण है लोगों की आवश्यकता या मांग की अधिकता जो शोषण का ही रूप है। अगला हमारा 12वां सवाल है, आपके ख्याल से पढ़ाई-लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तो यहाँ पर तर्क सहित उत्तर दें। और है दूसरा सवाल है अथवा के अंदर दिया गया जो सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। अतीत में दबे पाँव के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका आंसर देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी, जबकि कुछ का भ्रम था कि यहाँ अनाज नहीं उपजाया जाता था, उसका आयात भी ही होता था और यही सोच का ही अंतर है। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे और कुछ भी हो विद्वानों का मानना है कि जो यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की जो उपज है वो होती थी और लोग जो खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे और इसके अलावा यहाँ के लोग पशु भी पालते थे और दूध का भी सही उपयोग करते थे। अगला हमारा 13वां सवाल है, वो है आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं और दूसरी ओर मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर कीजिए। और अथवा में अतीत में दबे पाँव में पाठ में वर्णित महाकुंड को पवित्र रखने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए गए थे? तो यहाँ पर अतीत में दबे पाँव इसका आंसर देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में मिले तालाब की को ही जो महाकुंड नाम दिया गया है और ये कुंड वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इसको पवित्र रखने के लिए इसके तल में पक्की ईंटों का जमाव किया गया था। दीवारों पर भी पक्की ईंटों की जो चिनाई की गई थी। ईंटों के बीच में चूने तथा चिरोड़ी के गारे का प्रयोग है जो किया गया था और कुंड की जो बगल की दीवारों अ, के साथ जो एक दूसरी दीवार खड़ी की गई थी जिसमें सफ़ेद डामर का भी प्रयोग है जो किया गया था और कुंड को भरने के लिए जो कुआँ था
वह दोहरे घेरे वाला था और इसके पानी को जो बाहर निकालने के लिए भी पक्की नालियाँ थी जो पत्थरों से ढकी हुई थी। अगला हमारा 14वां सवाल है जो है मोबाइल केंद्रित जीवन विषय पर फीचर लेखन लिखिए या अंतरिक्ष पर भारत का दबदबा इस विषय पर है जो आलेख लिखिए। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट हैं, तो हम यहाँ पर मोबाइल केंद्रित विषय जो इसका आंसर देख लेते हैं। तो मोबाइल केंद्रित जीवन आधुनिक युग में मोबाइल या सेल फोन संचार सुविधा का विशिष्ट साधन बन गया है और अब उच्च वर्ग के लोगों से लेकर के रिक्शे, टेम्पो वाले, ट्रक, बस, कार वाले, सामान्य वर्ग की महिलाएं, छात्र व कामगार आदि सभी है जो जो लोग जो मोबाइल का उपयोग है जो जीवन के लिए अभिन्न अंग की तरह जो काम करने लगे हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल कूदों के समाचार जानने हो, मन चाहे गाने सुनने हो एवं फोटो खींचना या संदेश भेजना हो, सब काम है जो मोबाइल से सज जाते हैं। अब इंटरनेट, ईमेल, शॉपिंग, बैंकिंग आदि अनेक कार्य है जो मोबाइल से हो सकते हैं। इस तरह वर्तमान में सारी जीवनचर्या है जो मोबाइल पर केंद्रित है हो गई है। मोबाइल का आविष्कार हमें सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसकी लत कई गंभीर जो समस्याओं का कारण है वो बनती है, जैसे सिर दर्द हो गई, आंखों की रोशनी कमजोर होना, नींद न आना, सामाजिक अलगाव, तनाव, रिश्तेदारों से दूरियां, वित्तीय समस्याएं, ये जो आदि जो मोबाइल के जहाँ पर जो सही लाभदायक हैं तो वहाँ पर हानिकारक भी हैं। अगला हमारा 15वां सवाल है वो है कवि रघुवीर सहाय तथा फणीश्वर नाथ रेणु के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय दीजिए। दोनों ही कवि काफी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हम रघुवीर जी सहाय का जो कवि परिचय है वो देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नाहगर चेहरा है। इनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। दैनिक नवजीवन लखनऊ से 1949 में पत्रकारिता प्रारंभ की और सन 1951 में दिल्ली चले गए। यहाँ प्रतीक के सहायक संपादक, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक का जो दायित्व है इन्होंने निभाया है। फिर है अगेई द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो 1951 में महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शाहिद जी का जो निधन है 1990 में दिल्ली में हुआ। पेशे से सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे और बातचीत की शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। ये था हमारा रघुवीर शाहिद जी का जो व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से रिलेटिव परिचय। अगला हमारा 16वां सवाल है जो खंड 2 के अंदर जो पद्यांश की व्याख्या करना है। क्या अगर निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करना है तो यह व्याख्या में तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भय बानर निकर, आई गवुई हनुमान जीमी करुणा महे वीर रस, हर्षि राम भटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सृजाना, तुरंत वेद तब कीनी उपाही, उठी बैठे लिच्छी मन भरसाई, हृदय लाई प्रभु बटेंडा भराता, हर पे सकल भालू ओ कपि भ्राता, कवि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताड़ी लड़ आवा। ये जो पद्यांश है इसका हम जो प्रसंग है यानी जो सप्रसंग वाक्य है वो देख लेते हैं। तो इसकी प्रसंग सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है जिसमें इस जो पद्यांश से रिलेटिव जो चीज़ें हैं वो लिखनी है, यानी ये जो पद्यांश है प्रस्तुत पद्यांश जिसकी रचना है ये जैसे यहाँ तुलसीदास जी की रचना है तो ये तुलसीदास जी का आपका जो पाठ है उस पाठ से लिया गया है, या यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य की जो कौन सा जो पाठ है वहाँ पर आपको लिखना है। तो इसमें दिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित किया गया है और इसमें हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के सचेष्ट होने और के जो प्रभाव का वर्णन है वो करते हुए कहा गया
हैं। आगे फिर हमें इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या हो जाएगी मेघनाद की शक्ति बाण से जो लक्ष्मण जी है वो मूर्छित हो गए जाते हैं और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने में देर हो जाती है, इसलिए राम अत्यंत विलाप कर रहे हैं और राम के विलाप का स्वर सुन बाहर बैठे हुए वानरों का समूह है जो अत्यंत व्याकुल होता है। उसी समय संजीवनी बूटी लेकर हनुमान का आगमन हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे करुण रस में अचानक वीर रस का संचार हो गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी के आने से शोक का वातावरण खुशी में बदल गया। श्री राम ने प्रसन्नता से हनुमान को अपने गले लगा लिया। प्रभु श्री राम परम ज्ञानी होकर भी हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। वैद्य सुपैण ने संजीवनी बूटी का द्वारा है जो लक्ष्मण जी का उपचार किया और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता से उठकर होश में आ गए, जिससे सभी भालू व वानर प्रसन्न हुए। श्री प्रभु श्री राम ने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और फिर है जो तत्पश्चात हनुमान ने सुपैण वैद्य को जिस विधि से जहाँ से लेकर आए थे वहाँ यथा स्थान पहुँचा या ये जो हमारी व्याख्या हो गई। उसके बाद लिखना है हमें विशेष। विशेष के अंदर जो इस पद्यांश के अंदर दिया गया है, जैसे को जो व्याकरणिक है, जैसे अलंकार हो गए, चौपाई छंद वगैरह हो गई, इसकी जो भाषा शैली है वो यहाँ पर बतानी है विशेष के अंदर। तो इसमें हो जाएगा हमारा विशेष में तुलसीदास ने श्री राम की व्याकुलता, खुशी, कृतज्ञता का सजीवता से चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट है इसमें करुण रस, वीर रस, सोटा, चौपाई छंद, अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार की प्रधानता है। अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसकी भाषा सरल और स्वच्छ है। अगला हमारा सवाल है 17वां जो है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 16वां सवाल था आपका पद्यांश से व्याख्या से रिलेटिव है और 17वां गद्यांश की व्याख्या से रिलेटिव है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगला 18वां सवाल है हमारा जो है राजस्थानी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्राम उद्योग के अध्यक्ष को बैठक आयोजित करने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, जिसमें और अथवा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण करवाना आवश्यक किया गया है। तो 18वें सवाल के अंदर आपके जो अर्ध सरकारी पत्र और जो विज्ञप्ति है वो आपके आएगी। तो अर्ध सरकारी पत्र है जो आपको तैयार कर लेना है। अगर अच्छी तरीके से हो तो ये तैयार कर ले, नहीं तो जो विज्ञप्ति है वो तैयार कर सकते हो। तो हमारी जो विज्ञप्ति और सरकार जो पत्र है वो इस प्रकार से लिखना है। और 19वां सवाल है जो निबंध से रिलेटिव है, जिसमें हमें 4 निबंध दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक कर हमें करना है। तो यहाँ पर दिया गया मिलावटी माल का बढ़ता कारोबार, जल संरक्षण हमारा दायित्व, शिक्षा का प्रसार उन्नति का द्वार, मेरा प्रिय कवि। तो मिलावटी का बढ़ता कारोबार इस पर है जो ये निबंध दिया गया है, हल किया हुआ है, तो आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको संपूर्ण जो सब्जेक्ट ऑल पेपर हैं वो सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप सभी लगातार जुड़े रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।